Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about intensity of gravitational field due to continuous mass distribution. आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ। तो ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है ये, और इसका टोटल मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। इसके कारण सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमको चाहिए। इसके लिए हम पूरे रिंग को छोटे छोटे डीएम मास में बांट लेते हैं और यहां से सिमेट्री लेते हैं। एक डीएम मास यहां लेते हैं जिसका लेंथ यहां लिया है dx, और ये सेंटर पर कितना डी थीटा एंगल बनाता है। ये यहां से थीटा एंगल पर है। ये जो डीएम मास आप लिए हैं वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। यस, अब इसी के सिमेट्री में दूसरी तरफ भी लिए हैं एक डीएम मास जिसका लेंथ क्या है dx है। यस, और ये भी थीटा एंगल पर है। एकदम सिमेट्री, मिरर सिमेट्री लिए हैं। अब ये डीएम मास, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इसका डायरेक्शन डीएम मास के कारण जो DEG होगा वो इधर की ओर होगा, उसी की सिमेट्री में इधर होगा। तो ये चीज यहां पे हम दर्शा दिए हैं। यहां पे ये हो जाएगा DEG। ये भी थीटा एंगल पर है। तो इसका कंपोनेंट हम लेते हैं, इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो EG देखिए, इस डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब इसका कंपोनेंट ले लिए तो DEG cos थीटा हो जाएगा। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट लिए DEG sin थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसका कंपोनेंट ले लेते हैं तो DEG cos थीटा और DEG sin थीटा। DEG cos थीटा इक्वल अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ गया DEG sin थीटा और DEG sin थीटा। ये प्लस एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं एक मास एलिमेंट के कारण जो है DE sin थीटा है, तो दो के कारण 2 DE sin थीटा हो जाएगा। तीसरा डीएम मास के कारण 3 DEG sin थीटा हो जाएगा। अब एक एलिमेंट अगर यहां मिलेगा एकदम वर्टेक्स पे, आप देखिए एक एलिमेंट डीएम मास का अगर यहां लेते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा। केवल एक अकेला है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा, ये डीएम मास। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो मिलेगा जो हमारे आंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ आंसर में नहीं आएगा, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। और जो एकदम वर्टेक्स पे डीएम मास लेंगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा भी नहीं। बस, तो इतना आप मतलब अगर आप समझ गए हैं फिगर का, और इसका ये सेमी सर्कुलर रिंग का मास कैपिटल एम, रेडियस आर है, ये हम बता चुके हैं। इतना आप जानिए। अब इसके बाद यहां लौटिए तो एक डीएम मास यहां जो लिए हैं इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यस, DEG इक्वल टू GDM अपान R स्क्वायर। एक के कारण आया, हमें टोटल के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो टोटल के कारण के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। EG इक्वल टू इंटीग्रेशन DEG sin थीटा, 0 से पाई लिमिट लगा दिए हम, 0 से पाई। तो यहाँ 0 एंगल शुरू होगा, 0 से पाई तक डीएम लेंगे तो पूरा हमारा कवर हो जाएगा, सबके कारण यहाँ पे आ जाएगा। DEG की ऊपर से वैल्यू रख दिए तो GDM अपान R स्क्वायर इंटू साइन थीटा आया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कांस्टेंट भी है G अपान R स्क्वायर, DM साइन थीटा। DM और साइन थीटा का यहाँ इंटीग्रेशन संभव नहीं है। साइन थीटा के लिए D थीटा होना चाहिए, तो यहां से DM को हटाना होगा। यस, अब इसके बाद यहां से थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसके बाद हम लोग थोड़ा यहां कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो पहले एंगल देखते। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस,
ध्यान दिया जाए तो एंगल डी थीटा ये छोटा सा लिखते हैं, डी थीटा इक्वल टू डी एक्स अपान आर हो जाएगा, डी एक्स आर का और रेडियस हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, डी एक्स इक्वल टू आया आर डी थीटा। ध्यान दिया जाए इतना ये हो गया। अब हम जो है सिंस पाई आर, देखिए टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ है, हाफ का कितना हो जाएगा पाई आर, पाई आर लेंथ का मास है कैपिटल एम, ये पाई आर लेंथ का मास है कितना कैपिटल एम, इसलिए यूनिट लेंथ का मास एम अपान पाई आर, और यूनिट लेंथ के मास को लैम्डा कहा जाता है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। यस, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसलिए dx लेंथ का मास, dx लेंथ का मास, अब dx है क्या चीज, dx देखिए मैं पहले निकाल चुका हूं, dx इक्वल टू क्या आर डी थीटा। विद्यार्थी इतना आप सफाई से अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं, और ये काम सब में करना है। ये क्लास 12th वाली जब फिजिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां भी यही किया जाएगा, वहां मास के स्थान पे चार्ज हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। देखा जाए तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम अपान पाई आर, इसे लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने लेंथ का मास, इतना मतलब आर डी थीटा आया, इतना मतलब आर डी थीटा, आर डी थीटा लेंथ का मास, तो यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो आर डी थीटा लेंथ का मास तो हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, और यही इतने लेंथ का मास ही तो हमारे लिए क्या है डीएम, छोटा सा मास क्या है डीएम, तो डीएम इक्वल टू आया लैम्डा आर डी थीटा। तो वही डीएम के स्थान पे यही हमको क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो डीएम के स्थान पे हम लोग रखेंगे, ये डीएम के स्थान पे है रही, डीएम के स्थान लिखे हैं लैम्डा आर डी थीटा, बाकी साइन थीटा अपने स्थान पर रहेगा, ये सब अपने स्थान पर रहेंगे। अब यहां से देखिए एक आर कैंसिल हो रहा है, और जो कांस्टेंट है उससे हम बाहर ले रहे हैं, तो लैम्डा जी अपान आर ये कांस्टेंट है, बाहर हो रहा है। अब यहाँ साइन थीटा डी थीटा बचा, 0 से पाई लिमिट, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, लिमिट 0 से पाई लगाए। अब यही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कास पाई माइनस माइनस प्लस कास 0, तो कास पाई का मान -1 होता है, यहां माइनस पहले से लगा है, +1 हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होता है, यानी 1 1 2 हो गया। तो यही हमारा आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कहां सेंटर पर, वो आया है 2 लैम्डा जी अपान आर। तो ये आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये चीज आप लिख सकते हैं। जे कैप कहां से आया, देखिए जितने कंपोनेंट मिलेंगे सब, देखिए जितने डीएम मास आप लिए हैं सब जो है वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मिल रहा है, हमको सबके लिए मिल रहा है। तो वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जे कैप यूनिट वेक्टर लगाते हैं, तो जे कैप लगा है साहब। तो ये तो लैम्डा में ये दोनों आंसर रहा, ये स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। हाँ, एक चीज और जानना चाहिए, लैम्डा के स्थान पे ये वैल्यू रख देने से एक और फार्मूला बनेगा, कहीं आपको अगर न्यूमेरिकल वगैरह में जरूरत है तो उसका लाभ मिलेगा आपको। तो यहां हम लैम्डा की वैल्यू रखें, लैम्डा वैल्यू क्या है कैपिटल एम अपान पाई आर, तो रख दीजिए, देखिए 2g अपान आर हो गया, लैम्डा का स्थान पे एम अपान पाई आर, स्केलर फॉर्म में अभी आप लिखिए इसको, तो आ गया 2gm अपान पाई आर स्क्वायर, ये भी फार्मूला है, लैम्डा वैल्यू रखने के बाद स्केलर फॉर्म में। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप जे कैप लगा दीजिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ जो आया रिजल्टेंट, ये आया Eg इक्वल टू 2gm अपान पाई आर स्क्वायर, इसे आपको जानना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, इसके बाद हम जनरल केस ले रहे हैं। जनरल केस में यह है कि इससे पहले लिए कि सेमी सर्कुलर रिंग था, और इसके बाद लेना था क्वाड्रेंट सर्कुलर रिंग, मतलब 1/4 90 डिग्री वाला कोण रहे, ऐसे केस में तो वो वाला डेरिवेशन हम नहीं किए, एक जनरल केस कर दिए। जनरल केस कर दिए
तो इसकी सहायता से हर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, इसमें जितने आते हैं। ध्यान दिया जाए तो एक ये सर्कुलर रिंग है और मासियम रेडियस आर है, और यहां इसको मिलाते हैं तो ये इनके बीच का जो एंगल बचता है अल्फा बचता है। तो अल्फा एंगल है तो इससे पहले 180 था, तो अल्फा लेकर जनरल केस लेकर हम ये चल रहे हैं। यस, तो यहां से देखिए इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दिए, आधा इधर आधा इधर, यहां ले लिए। अब यहां से एक डीएम मास यहां काट लेते हैं और इसी के सिमेट्री में, मिरर सिमेट्री में एक डीएम मास यहां काट लेते हैं। ये वर्टिकल से कितना थीटा एंगल इधर ले लेते हैं, वर्टिकल से थीटा एंगल इधर लेते हैं। ये डीएम मास जो है सिमेट्री है, वर्टिक्स से इधर ये थीटा बनाता है और ये इधर से थीटा बनाता है। यस, और इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर और इधर होगी, तो इसको हम अलग से यहाँ पे दर्शाए हैं। आप ये चीज यहाँ पे देखिए, इसको अलग से दर्शाया गया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ईजी आया यहाँ पे, ये ऊपर से देखिए कितना थीटा एंगल पे, इसका ये कंपोनेंट डीईजी कास थीटा हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट डीईजी साइन थीटा हो जाएगा। सेम यही केस इस साइड भी हो जाएगा, इस साइड डीईजी साइन थीटा और ये थीटा से लगा हुआ साइड कितना डीईजी कास थीटा। मतलब एक डीएम मास एलिमेंट के कारण ऊपर की ओर डीई कास थीटा मिल रहा है, तो दूसरे डीएम मास के कारण 2DE कास थीटा मिलेगा, तीसरे डीएम मास के कारण 3DE कास थीटा मिलेगा। मतलब जितने डीएम मास इस टाइप से लेंगे रिंग पर, सबके कारण डी कास थीटा ऐड होता चला जाएगा। तो हम समझते ये बात आप समझ चुके हैं। और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यस, हमेशा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें डीईजी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक डीएम मास के कारण यहां पे फील्ड देखते हैं, तो डीईजी इक्वल टू जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर। यस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ अगर देखते हैं तो ईजी इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे डीईजी कास थीटा, एक एलिमेंट के कारण कितना आया है डीईजी कास थीटा, ध्यान दिया जाए इतना है। अब इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाए, देखिए इधर ये टोटल एंगल अल्फा है, तो इधर अल्फा बाई 2 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। यस, तो इधर वाले अल्फा को माइनस अल्फा बाई 2 ले लेते हैं, यहां से इधर प्लस अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 का क्या कर लेते हैं, वहां से वहां तक लिमिट लगा देते हैं, तो पूरा रिंग हमारा कवर हो जाएगा। वही काम यहां पे करना है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 लिमिट लगा दिए। अब देखिए डीईजी की वैल्यू ऊपर से हम यहां पुट कर दिए, तो आया जी डीएम कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया। अब यहां डीएम कास थीटा का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता, कास थीटा डी थीटा आना चाहिए, तो फिर वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, तो डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा है। ये चीज ये लेना है। अब की बार ये देखिए, इससे पहले तो आप सेमी सर्कुलर रिंग में जो लेंथ आप आया था वो आया था पाई आर। अब की बार लेंथ कैसे लिए, ये सर्कमफेरेंस का ये लेंथ कैसे लिया जाए, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लीजिए। जब टोटल एंगल अल्फा है तो ये चाप मानिए कितना, मान लीजिए एक्स है पूरा, तो यही अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो जाता है, एक्स इक्वल टू क्या आर अल्फा हो जाएगा। जैसे dx इक्वल टू आर थीटा है छोटा, वैसे पूरा लेंथ हो यही का आर अल्फा। हम समझते हैं आप हमारा मतलब समझ गए, ये चीज आर अल्फा, ये पूरा लेंथ की लंबाई कितनी होगी आर अल्फा। जैसे dx लेंथ का है आर डी थीटा, वैसे पूरे लेंथ का हो यही का आर अल्फा। अल्फा मतलब जो कोण होता है, ये डी थीटा कोण था तो डी थीटा लिया गया, और पूरे के लिए अब की बार कितना है अल्फा है तो अल्फा लिया जाएगा। अब यहां देखिए सिंस आर अल्फा लेंथ का मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट लेंथ का मास है कैपिटल एम अपॉन आर अल्फा, और इसी को कहा जाता है लैम्डा। मास पर यूनिट लेंथ को कहा जाता है लैम्डा। इसलिए
dx लेंथ का मास कितना होगा, dx मतलब क्या, आर डी थीटा, आर डी थीटा लेंथ का मास कितना होगा, तो लैम्डा आर डी थीटा, और dx लेंथ का मास ही हमारे लिए क्या है, dm है, तो dm इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसी को यहाँ पे पुट करते हैं dm के स्थान पे। अब dm के स्थान पे ये वैल्यू पुट किया गया है लैम्डा आर डी थीटा, cos थीटा है। अब यहाँ पे एक r हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब कांस्टेंट को हम बाहर ले लिए, तो लैम्डा जी कैपिटल आर, ये हमारा कांस्टेंट बाहर है, अंदर बचा cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, और लिमिट लगाएंगे माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। यस, अब यहां देखिए लैम्डा जी अपान आर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। यस, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका जब माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू यहां पे आ गया है। तो हमारा यहां पे क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गया। इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या कर देंगे, जे कैप लगा देंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। हाँ, लैम्डा का वैल्यू रखकर कोई फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो लैम्डा की वैल्यू यहां रखा गया है। लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए एम अपान आर अल्फा, तो एम अपान आर अल्फा यहां पे हम रख दिए। अब ये आर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू यहां पे आ गया। अब इसे देखा जाए, अब इसे इसको अगर वेक्टर में लिखना है फिर जे कैप, क्योंकि हमेशा ऊपर वाई एक्सिस डायरेक्शन में नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रहा है, तो ये हो गया इतना। तो ये हमारा आ गया जनरल फार्मूला जो हमेशा के लिए वैलिड है। अभी ये रिंग इतना होता, केवल इतना, देखिए इसके कारण फाइंड करना होता, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। यहां अल्फा क्या है 90, इसी में रख देंगे। अब यहां देखिए फॉर सेमी सर्कुलर रिंग जो हम डेरिवेशन कर चुके हैं वो वैल्यू अब इसी जनरल फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। अल्फा का स्थान क्या लिखेंगे 180, तो 180 बाई 2, तो 90 हो गया, साइन 90 मार कितना होता है 1 होता है। अल्फा का स्थान क्या रखेंगे पाई, यहां देखिए अल्फा का स्थान क्या है 180 नहीं, पाई यहां रखेंगे रेडियन में, तो हो गया देखिए 2gm अपान पाई आर स्क्वायर आ गया। और यही मेरा आया था इससे पहले सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, यही फार्मूला भी आया था। फॉर क्वाड्रेंट सर्कुलर रिंग अगर इस टाइप का केस है तब क्या होगा, तो अल्फा के स्थान पे पाई बाई 2 रखना होगा। अल्फा का स्थान पे यहां पाई बाई 2 रखेंगे, यहां देखिए अल्फा का स्थान पे पाई बाई 2 रखेंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, या 2 गुणे 2 रहने दीजिए। अभी यहां साइन अल्फा के स्थान पे रखना है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब साइन 45, साइन 45 मतलब 1 अपान अंडर रूट 2, तो 2 को लिख दीजिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा 2 अंडर रूट 2 जीएम अपान पाई आर स्क्वायर, यहां लिख दिया, वैल्यू आ गया है। इसमें खाली अल्फा के स्थान पे पाई बाई 2 आपको रखना है फॉर क्वाड्रेंट सर्कुलर रिंग के लिए, तो आपका ये भी आंसर तैयार हो गया। तो टोटल कंसेप्ट हमारा कवर हो गया। इस टाइप का रिंग वाला जो प्रॉब्लम है इसी एक फार्मूले से टोटल आपका हो जाएगा। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट समझा जाए तो जो ये कंटिन्यूअस वाला डेरिवेशन विद्यार्थी चल रहा है, फार्मूला चल रहा है, ये वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे क्लास 12th में तो वहां पर इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, और वहां पर ये बात बहुत ज्यादा विस्तृत है भी और बहुत ज्यादा समझ में भी आता है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उतना कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता है हर चीज के लिए। तो कंपटीशन वाले टीचर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेहनत से पढ़ाते हैं, वो कंपेरिजन कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड वाले चैप्टर से, तो वहां पे उनका चल जाता है। लेकिन अगर आप 11th में ही हैं तो ये लड़का कुछ न कुछ तो यहाँ जानना पड़ेगा, अदरवाइज कंपटीशन वाले टीचर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेरिजन करने के लिए एक वीडियो केवल बना देते हैं बस। अब देखा जाए, इसको समझा जाए। यस, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें केस फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल कहा जाए या हालो स्फीयर कहा जाए, एक ही बात है, ये खोखला गोला है स्फीयर। ये
अब यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहां पे हमें क्या ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, इसके सरफेस पे फाइंड करना है, इसके अंदर फाइंड करना है, मतलब 3 केस हमको ले लेना है। ये हालो स्फीयर जिसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है। यस, तो इस हालो स्फीयर के कारण आउटसाइड एट द सरफेस और इनसाइड हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं पहला केस। केस फर्स्ट, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये कब होगा? ये R का मान कैपिटल R से ज्यादा है, इसका मतलब पॉइंट कहां है? आउटसाइड है, इसकी बात हो रही है यहां पर। तो अब देखिए, हाँ, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, देन अब यहां पे आपको क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आउटसाइड R दूरी पर इसका टोटल मास m है, इसके टोटल मास को हम कहां मानेंगे? सेंटर पे। इसके टोटल मास को सेंटर पर हम लोग मानेंगे, क्योंकि जो इंटेंसिटी होगा हर मास के कारण तो लगेगा ये सेंटर से जा रहा है, इसीलिए टोटल मास को इस कंसेप्ट में कहां माना जाता है? वो सेंटर पर है। बस सेंटर पर टोटल मास है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा Eg इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं माइनस R कैप लगा दीजिए। यहां लिखा आउट, आउट मतलब बाहर, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट मतलब यहां पे P पे, तो ये आपका हो गया। वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो ये लिखना है। ध्यान दिया जाए, ये माइनस क्यों लगा है? माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है और R हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं, इसीलिए अपोजिट आता है। यस, हाँ। केस सेकंड देखा जाए, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R दैट इज एट द सरफेस, देन Eg सरफेस Eg इक्वल टू, मतलब ये P पॉइंट हमारा कहां आ जाए? यहाँ सरफेस पे आ जाए, ऊपर फुटबॉल के ऊपर इस टाइप से सरफेस पे आ जाए, तो स्मॉल r के स्थान पे क्या हो जाएगा? कैपिटल R, और कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। Eg सरफेस वेक्टर फॉर्म में GM अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप। तो ये 2 पॉइंट तो बहुत आसान था, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं तो वही रख दिया, आ गया। अब ये तीसरा केस जो सबसे अच्छा है, जिसपे समय भी लगाना चाहिए, समझना भी चाहिए, वो कह रहा है इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R दैट इज इनसाइड द स्फीयर, देन Eg इक्वल टू 0, मतलब स्फीयर के अंदर एवरी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होता है। ये इनका कहना है 0 होता है, लेकिन ये कैसे होता है ये प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में इसका कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का थ्योरम आएगा, उसके कॉन्सेप्ट की सहायता से हर चीज बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये समझते हैं हम कि ये 0 कैसे आएगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं, शुरुआत सेंटर से लेते हैं। मान लेते हैं कि ये P पॉइंट जो है हमारे सेंटर पे आ गया। ये P पॉइंट कहां आ गया? P पॉइंट चलिए सेंटर पे ले लेते हैं। तो सेंटर पे अगर P पॉइंट है तो यहां 0 कैसे गया? अब देखा जाए, यहां से इसका डायरेक्शन DEG इधर होगा और इसका डायरेक्शन DEG इधर हो जाएगा। सब में DEG इधर, DEG इधर, DEG इधर, उसके टक्कर में इधर, DEG इधर, उसके टक्कर में इधर, तो सबके टक्कर में इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा, चाहे जितना ये खींचेंगे। अरे डीएम मास टोटल स्फीयर पे डीएम मास लेंगे ना, डीएम मास लेंगे, सबके कारण लेंगे, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपको कैंसिल करने वाला मिल जाएगा। इसीलिए इसी कंसेप्ट से आप मानिए कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट स्फेरिकल, ये हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा? अंदर हर जगह क्या होगा? 0 हो जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज 0। हम समझते हैं कि ये समझ गए। ये तो तब हम कॉन्सेप्ट समझाए जब 100% सेंटर पे आ गया पॉइंट P। चलिए, अगर ऐसा कोई केस हो जाए तब आप क्या करेंगे? मान लेते हैं यहां आ जाए P पॉइंट। अब क्या किया जाए? यहां पे देखिए, ये डीएम मास यहां लिए होंगे तो यहां हो जाएगा एक डायरेक्शन, यहां हो जाएगा, यहां डीएम मास, यहां डीएम मास, यहां डीएम मास, इस टाइप से लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का ये डायरेक्शन। अब
इधर तो मास कम हो रहा है यहां से यहां तक, अब इधर डीएम मास हमको क्या मिलेगा, वही डीएम मास इधर क्या मिलेगा हमको, बहुत ज्यादा संख्या में मिलेगा। मतलब यहां पे भी क्यों जीरो आ रहा है ये आपको ध्यान देना। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे मास की डीएम मास बहुत ज्यादा है तो इसकी दूरी भी तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी दूरी भी क्या होगी, यहां दूरी देखिए बहुत ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ डीएम मास आपको कम मिलेगा तो ये दूरी भी छोटी मिलेगी, तो इसीलिए वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यस अरे भाई ये जी डीएम अपान आर स्क्वायर, तो ये बहुत तेजी से घटता है, आर का मान ज्यादा होने पर स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज करता है, तो ये दूरी ये डिस्टेंस भी आपका तो क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है नीचे वाले के केस में। माना डीएम मास आपको डीएम ज्यादा मिलेगा, लेकिन दूरी भी ज्यादा होने की वजह से ऊपर साइड वाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नीचे वाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये इक्वल होगा तो नेट जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। हम समझते हैं ये मतलब आप समझ चुके होंगे, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसका वास्तविक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही मिलेगा, गॉस थ्योरम की सहायता से हम लोग समझेंगे। लेकिन इस टॉपिक में समझने के लिए यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ लेना चाहिए। तो ये मत सोचना कि इधर ज्यादा मास पड़ रहा है डीएम मास, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा यहां मिलेगा। तो ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि यहां मास संख्या में ज्यादा है तो ये रेडियस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे डीएम मास आपको कम मिलेगा तो इसकी डिस्टेंस भी कम है, तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मिला जुला के यहाँ ज्यादा मिलेगा वो चीज, वहां पे वही उतना ही मिलेगा लेकिन कम संख्या में, तो बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दिया जाए, हम समझते हैं ये कंसेप्ट हम समझाने में सफल हुए हैं। अब अगर सफल हुए हैं तो ईजी वर्सेस आर ग्राफ फॉर हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ देखते हैं, और ये ग्राफ एग्जाम में आता है, कंपटीशन में ध्यान दिया जाए। तो ये हॉलो स्फीयर हम यहां ले लिए, ये रेडियस आर है, यस, तो ये आर है, ये ईजी है। अब अगर ईजी जीरो है, कहां से कहां तक, जीरो से आर अंदर साइड में यहां तक देखिए ये जीरो है, इलेक्ट्रिक जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब यहां से ये नीचे वाला ग्राफ रहेगा, यहां से यहां तक ये ग्राफ यही रहेगा। ये वाई एक्सिस पे ऊपर नहीं उठा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ईजी क्या है, वहां पे जीरो है। देखिए वाई एक्सिस पे उठा ही नहीं, वाई एक्सिस पे ही तो आप ईजी को रिप्रेजेंट किए हैं, और नहीं उठा तो यहाँ पे फील्ड क्या है, जीरो है, ये दर्शाता है। अब देखिए जब स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। ये यहां केस देखिए, ये जी एम अपान आर स्क्वायर आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम का केस है। यस दूसरा वाला, अब देखिए आउटसाइड पॉइंट, ये जी एम अपान आर स्क्वायर, यहां पे 1 अपान आर स्क्वायर गुना डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब इससे ज्यादा मान तो संभव है नहीं। अब ये क्या करेगा, यहां देखिए जी एम अपान आर स्क्वायर, अब आउटसाइड आप जा रहे हैं, आर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान डिक्रीज करता चला जाएगा। देखिए ये पीक वैल्यू तो पहुंचा, अब घटना ही है, और जब सरफेस के आगे बढ़ेंगे तो आर इंक्रीज करेगा तो ईजी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ इस टाइप से है, आपके दिमाग में होना चाहिए, ये यहां से इस टाइप से वास्तव में, तो ये ईजी को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या आर को रिप्रेजेंट करेगा, और सॉरी यहां पे है वो चीज, ईजी जो आपका है ये वास्तव में ये ग्राफ है। तो इस टाइप का ग्राफ रहेगा, तो यही आपको मानेंगे, ध्यान दिया जाए, ये पीक वैल्यू है, यहां से ये डिक्रीज करने लगेगा, यही इतना है। अब ये कोई माने नहीं रखता, ग्राफ ये है, ये है, ये है, इतना। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला देखा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब की बार जो ये स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, मास सेम, रेडियस आर अब भी है, ये यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस है, पी पर पी आउटसाइड है, और एक सरफेस पर पी लेंगे,
और एक अंदर पी लेंगे। तीनों केस में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो बाहर वाला और सरफेस पे तो हॉलो स्फीयर के सेम है, उतना ही आएगा। अब देखा जाए केस फर्स्ट देखा जाए, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, देन आउटसाइड मतलब पी की बात हो रही है। तो ईजी आउट इक्वल टू आया जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इससे पहले भी यही था। ईजी आउट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ ईजी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर के है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ईजी भी आपका बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। केस सेकंड देखा जाए, इफ आर इक्वल टू कैपिटल आर दैट इज एट द सरफेस। पी बिंदु कहां गया? यहां सरफेस पे आ गया। ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दिया जाए, हमारा अर्थ भी सॉलिड स्फीयर है। हाँ, तो ऐसे केस में ईजी सरफेस इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर आया माइनस आर कैप। अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो ईजी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है और भगवान कसम कांस्टेंट है, ध्यान दिया जाए। तो ये दोनों पॉइंट तो पहले से भी था और यहां भी है। अब यहां देखा जाए केस थर्ड, जो ज्यादा समझने वाली चीज है। इसे देखा जाए, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर दैट इज इनसाइड द स्फीयर, देन। अब ये पी पॉइंट जो सरफेस तक पहुंचा था अब यहां अंदर आ गया है, अंदर आ गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो है स्मॉल आर रेडियस का एक मास ले लेते हैं। वो मास बाहर वाले मास के कंपैरिजन में कम होगा, तो उसका नाम रख दिए हैं एम डैश, एम डैश। तो ईजी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर और माइनस आर कैप, माइनस आर कैप हो जाएगा यहां पे। तो जी अपॉन आर स्क्वायर लिख लिए, एम डैश, एम डैश मतलब ये मास इतने का मास है, इतने का मास, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो ये स्फीयर है ना, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो लगा दिए हैं डेंसिटी के लिए। ये सॉलिड स्फीयर है, इसका डेंसिटी हर जगह क्या है? सेम है, एवरेज डेंसिटी रो माना गया है। और माइनस आर कैप वेक्टर के लिए लिख रहे हैं। तो अगर माइनस आर कैप आपके लिए प्रॉब्लम है तो इसे ना लिखें, बाद में आप वेक्टर में बदल लेंगे। अब यहां से तो इतना आया। अब एक चीज, ये रो कहां से फाइंड किया जाए? रो के लिए जो नोन वैल्यू हमारे पास है कि पूरे स्फीयर का मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है कैपिटल में। तो रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये बदलने वाला नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं कैपिटल एम डैश अपॉन वी डैश, तभी आंसर में कोई, रो तो हर जगह सेम है ना। तो छोटा मास लेंगे तो ये छोटा वैल्यूम भी लेंगे तब भी रेशियो वही आएगा, बड़ा मास बड़ा वैल्यूम तब भी रेशियो वही आएगा। हम समझते हैं, हमारा मतलब समझ चुके हैं। लेकिन ये वैल्यू अननोन है हमारे लिए, ये वैल्यू क्या है? अननोन है। तो जो रो हम प्राप्त करेंगे वो कैपिटल एम अपॉन वी वाले से फाइंड करेंगे। ध्यान दें, टोटल मास अपॉन टोटल वैल्यूम, तब भी उतना ही वैल्यू आएगा। एक कम मास वाला स्फीयर अपॉन इसका वैल्यूम, तब भी उतना आएगा। रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ध्यान दिया जाए। तो मास अपॉन वैल्यूम यहां लिख रहे हैं, देखिए यहां पे कैपिटल एम अपॉन इसका बड़े वाले का वैल्यूम इतना आया, कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई यहां से ये कैंसिल हो रहा है, ध्यान दिया जाए। ये देखिए नीचे वाला आर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, एक स्मॉल आर बचा है। तो जो बचा हुआ है कैपिटल जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब माइनस आर कैपिटल वेक्टर फॉर्म के लिए है ही है। तो ईजी इक्वल टू हमारा आंसर आ गया स्केलर फॉर्म में जी एम आर अपॉन आर क्यूब। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्मॉल आर के क्या प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। तो स्मॉल आर के यहां से आर तक कितना है? यहां से आर तक देखिए, तो आर अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो सेंटर पे आ जाएगा। स्मॉल आर यहां जब 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा। देखिए ईजी सेंटर इक्वल टू 0, और ये मिनिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू संभव नहीं है। तो हमारे ये कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया और सफाई से मेरा काम चल गया।
और आप सोच रहे हो कि ये बाहर वाला मास का कोई काम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कंसेप्ट हालो स्फीयर वाला हम लोग पढ़े हैं। अगर पॉइंट पी बाहर वाले पर्थ के अंदर पड़ रहा है तो बाहर वाले के कारण अंदर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से बाहर वाला जो मास है वो पी पर इफेक्टिव नहीं होगा। यस, अब केवल हमें ग्राफ समझना है, ईजी वर्सेस आर ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर। फिर ध्यान दिया जाए, ये वही सॉलिड स्फीयर हम ले लिए हैं, आर पी ये दर्शाया गया है। अब ये देखिए, ये ईजी का ग्राफ है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आर है। अब सेंटर से शुरुआत करते हैं, यहां से जब यहां से देखिए, यहां से जब यहां तक जाएंगे, देखिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे तो 0 है, तो मैं यहां 0 कर दिया, और यहां पे जाएंगे तो इतना है, तो ये प्रोपोर्शनल है। देखिए ईजी प्रोपोर्शनल आर है, तो प्रोपोर्शनल आर है तो यहां से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहां से ग्राफ क्या मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगा। और पी पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। पी मतलब सरफेस पे, सरफेस मतलब यहां पे आइए, देखिए मैक्स लिखा है, ये कांस्टेंट पे लिखा है, ये आपका पी पॉइंट हो गया। अब यहां से पहला वाला केस देखिए, ईजी प्रोपोर्शनल 1/r², आउटसाइड वाला केस देखिए, अरे भाई अंदर से हम चले थे, पी पे पहुंचे, पी से सरफेस पे, सरफेस के बाहर चल रहे, तो बाहर वाला 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर ग्राफ यूं जाएगा। तो वास्तव में आपको ग्राफ यूं मिल रहा है, देखिए यूं मिल रहा है, आप इस टाइप से फील कर सकते हैं ये चीज, ये आपका हो जाएगा क्या, ईजी और ये आर, इस टाइप से ग्राफ रहेगा। तो इसका कंसेप्ट अगर आप नहीं भी जानते हैं, ग्राफ वाला सवाल किसी भी कंपटीशन परीक्षा में आ गया तो ऐसा दिया ही रहता है कि वही ग्राफ सही होगा भी। अब इसी ग्राफ को बिगड़ा कर है ये लाइनियां सीधा कर देगा, ये यहां से सीधा करके ऐसे घुमाएगा तो सब गलत हो जाएगा। तो अगर आप देखे भी हैं उसको तो आप आसानी से टिक लगा ले जाएंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।